हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ओके, जो कि विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी से रिलेट करती है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को भी रिलेट करती है और साथ में सिंधु कान्हो यूनिवर्सिटी को भी रिलेट करती है। तो हम लोग आज देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री है। तो सक्सेस इज एवरीवेयर, जस्ट फाइंड इट, है ना। बिल्कुल, सक्सेस हर जगह होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। सो पढ़ना थोड़ा बोरिंग तो लगता ही है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही स्टार्ट कर दोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे तो बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगी। मुझे भी जब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करती हूँ मुझे थोड़ी सी बोरिंग फील तो होती है, लेकिन फिर जैसे मैं स्टार्ट कर देती हूँ जरा से भी बोरिंग मुझे नहीं लगती। तो बस स्टार्ट कर दो पढ़ाई, 5 से 10 मिनट बाद खुद ब खुद ही मन लगने लगता है। तो फिर लेट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं आज के सीरीज में जो मैं पढ़ाऊंगी। आज है यूनिट 4। यूनिट 4 का जो सेशन है इसको मैं आज कंप्लीट करूंगी। तो इन मतलब इसके मतलब यूनिट 4 में हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने 2 पोएम लिखी है, उन्होंने और भी पोएम लिखी है, लेकिन यूनिट 4 में जो है ये 2 पोएम ही पढ़ने हैं, है ना। और इनके लाइफ स्केच के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आज मैं द हाफ ऑफ इंडिया इसी पोएम को बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं ये वाला जो अनदर पोएम है इसको बताऊंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये है ये है HLV डेरोजियो। ओके, यही है। सो स्टार्ट कर देते हैं। सो पहले इनका लाइफ स्केच देख लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सनल इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। सो इनका लाइफ स्केच क्या है। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो was born in 18 April 1809 and died 26 December 1831। इनकी मतलब इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 में हुई थी और इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1831 को हो गई थी। देख सकते हैं कितना जो इनका लाइफ टाइम है ये कितना कम रहा है। इन कलकत्ता कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ऑफ यूरेशियन पेरेंटेज। तो यूरेशियन पेरेंटेज क्या होता है ना, अ यूरेशियन इज अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड एशियन एंड यूरोपियन एंड अ यूरेशियन इज अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड एशियन एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री। सो क्या होता है ना कि ये जो यूरेशियन पेरेंटेज बोला जाता है कि जिनके पूर्वज जो थे वो एशियन और यूरोपियन, मतलब इनकी जो मम्मी मतलब माँ थी वो इंग्लिश थी और इनके जो फादर थे ये पुर्तगालीज थे। तो अगर मिक्स्ड होता है ना पर्सन तो उनको क्या बोला जाता है, यूरेशियन, है ना। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो मिक्स थे, मतलब मम्मी थी इंग्लिश और जो इसके पापा मतलब पापा थे वो पुर्तगालीज थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट फ्रॉम 19th सेंचुरी के ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। और वो मतलब उन्हें असिस्टेंट हेडमास्टर का भी पद मिला हिंदू कॉलेज कोलकाता में। ही वॉज द सन ऑफ एन इंडो पुर्तगीज फादर एंड एन इंग्लिश मदर। ओके, मतलब उनके जो पापा थे वो पुर्तगीज थे और उनकी जो माँ थी वो इंग्लिश थी यानी ब्रिटिश थी। ही हैड ऑलरेडी टेकन टू राइटिंग इन हिज टीन्स। उन्होंने अपना जो राइटिंग का जो स्किल है उनकी तो वो टीन एज से ही स्टार्ट हो गई थी, है ना। टीन एज किसको बोलते हैं, जो मतलब 13 से लेके जो 19 तक जो एज होता है ना उसको टीन एज बोलते हैं। At the age of 6 years, he enrolled at धर्मतला Academy run by David Drummond। तो इन्होंने जो 6 साल की उम्र में उन्हें धर्मतला एकेडमी में मतलब उनकी एडमिशन हुई थी, जो कि डेविड डर्मंड के द्वारा वो चलाई जाती थी, जो भी एकेडमी थी।
ही वॉज फेमस फॉर यंग बंगाल मूवमेंट ऑफ दैट टाइम। और वो उस समय उन्होंने 6 साल इनरोल किया था, मतलब उनका जो जब उम्र था ना 6 साल का, तो फिर उन्होंने वहां पर एडमिशन लिया था। और वो फेमस है यंग बंगाल मूवमेंट के लिए, उन्हें यंग बंगाल मूवमेंट कहा जाता है। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि क्यों कहा जाता है। वो जब टीचर बने थे या फिर जो हेडमास्टर जो बने थे ना, तो हिंदू कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स से बहुत ज्यादा क्लोज थे और स्टूडेंट्स उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनके विचारों से, वो जो भी सिखाते थे, तो उनके जो उनका जो भी विचार था, जो भी वो स्टूडेंट को बोलते थे, तो वो सब में कहीं ना कहीं देश प्रेम का भाव जगता था। तो जिससे क्या होता था ना कि वहाँ के जो पेरेंट्स थे, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स थे, तो इनको क्रिटिसाइज करते थे कई बार, है ना, क्योंकि वो जो दिन थे ना, वो जो दिन थे, वो इंडिया उस समय पूरी तरीके से गुलाम गुलाम था। तो अगर गुलाम इंडिया में, इंडिया के बारे में कोई अगर उसको उसके फ्रीडम के बारे में बोल रहा है या फिर आजादी के बारे में कोई चीज सोच रहा है, तो फिर उस समय क्या होता था, उसके आवाज को दबाया जाता था। तो इनके साथ भी यही चीज हुआ था। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ और ये सब नोट्स जो है इसको लिख सकते हो पॉज करके। As a lecturer, he was selected to teach English language and English literature और हिस्ट्री। उन्हें हिस्ट्री भी पढ़ाने दिया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज में। His reformistic idealism and his brave spirit of inquiry and his romantic enthusiasm fired among many students। इनका जो रिफॉर्मेस्टिक जो आइडियलिज्म था, मतलब रिफॉर्मेस्टिक मतलब सुधारवादी, जो भी उस समय हो रहा था इंडिया में, जो बिल्कुल मतलब गुलाम गुलाम करके रखा था, इंडिया के लोगों को जरा सा भी वैल्यू नहीं दिया जाता था, है ना, उनको जरा सा भी किसी भी फॉर्म में आगे नहीं आने दिया जाता था, ये सारी चीजें उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी। तो इसलिए उनका जो ब्रेव स्पिरिट था, मतलब वो किसी से भी डरते नहीं है, जो भी बोलना रहता था वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देते थे। तो ये सारी चीजें जो स्टूडेंट के बीच, स्टूडेंट के दिल में बहुत बड़ा उनके लिए सम्मान स्थापित हो गया था। और बिल्कुल स्टूडेंट भी उनके लिए पूरा मतलब क्या बोले, बिल्कुल मतलब खुश रहते थे और हर एक चीज मतलब उनका सुनते थे और हर एक काम करने के लिए तैयार रहते थे उनके लिए। ही रोट अ रोमांटिक एपिक द फकीर ऑफ जंगीरा। अब इनके कुछ वर्क्स को देख लेंगे। द फकीर ऑफ जंगीरा इन्होंने लिखा था, इंक्लूडिंग पोएम्स लाइक टू, और भी पोएम्स लिखे थे, माई नेटिव लैंड, द हाफ ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अभी, टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज। द शॉर्टर पोएम शो अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स इन थीम। जैसे एग्जाम्पल में सोनेट टू द मून, द गोल्डर वास, और एक और सोनेट है डेथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इनके जो राइटिंग स्किल्स में ना, रोमांटिक जो पोएट है, तो उनके इन्फ्लुएंस साफ देखे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने सोनेट लिखा था टू द मून, द गोल्डर वास और डेथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो इन सारे पोएम्स में बिल्कुल साफ जो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है, इनके थीम और इन्फ्लुएंस देखे जा सकते थे। सो अब नेक्स्ट देख लेंगे क्या है। During his very short lifetime, Derozio produced several important works of poetry and was on his way to becoming one of the major literary legends of India and influence of romantic poets. उनके बहुत ही छोटे लाइफ टाइम में, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी, तो उनके जितने भी इम्पोर्टेंट पोएम थे, जितने भी मेजर लिटरेरी लेजेंड थे, वो इंडिया के लिए बिल्कुल मतलब लेजेंड है वो इंडिया के लिए, है ना। और उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो रोमांटिक पोएट्स की थी उनकी। He fought against racial and caste segregation. He shaped through his practice the new aesthetics of India that would inspire future generation of writers to struggle for dynamic idiom।
तो इन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू ना एक शेप दिया था, मतलब इंडियन कल्चर को और एथिक्स को, है ना, एथेटिक्स को। और इनकी जो मतलब इन्होंने इंस्पायर, इनकी जो राइटिंग मतलब स्किल है इनकी, जो मतलब लिखने का जो तरीका है ना, ये फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने में डायनेमिक इडियम का काम करेगी। इडियम यानी क्या होता है, जो मुहावरे होते हैं ना, तो इनकी जो देश प्रेम की, अपने देश के लिए जो मन में जो सम्मान था, तो ये सारे चीज इनके पोइट्री में साफ झलक झलक आता है ना, साफ दिखता है। ही सफर्ड एन अटैक ऑफ कॉलरा एंड डाइड इन दिसंबर 1831। इन्हें कॉलरा हो गया था और ये बहुत ही यंग एज में दिसंबर 1831 में इस पूरे वर्ल्ड को अलविदा कह गए थे। अब देखेंगे कि पोइट्री में ये जो मैंने अभी बताया, इनके जितने भी मतलब लाइफ स्केच है, कई बार पोएट्स के लाइफ स्केच को भी पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। इंस्टेड की कोई उनकी लिखी हुई पोइट्री पूछे, उन्हीं के लाइफ टाइम के लिए मतलब लाइफ स्केच के बारे में पूछ लिया जाता है। इसलिए इस चीज जो मैंने ये लिखा है, ये इसको नोट्स बना लो, इसमें और कुछ इंक्लूड करना है तो कर सकते हो, लेकिन हर एक पोएट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि पोएट्स के बारे में भी एग्जाम में आते हैं और जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब स्टार्ट करेंगे पोएम। तो आज जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे वो है द हाफ ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले हम लोग पोएम के बारे में जान लेंगे कि इस पोएम में क्या क्या है। अबाउट द पोएम, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, इस चीज को हम लोग देख लेंगे। द हाफ ऑफ इंडिया इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ सोनेट। तो ये जो हाफ ऑफ इंडिया है, ये शॉर्ट पोएम है 14 लाइन्स की, और ये एक सोनेट है। However, it is different from the traditional sonnets and has rhyme scheme A B A B A B C D C D C B B। तो जनरली के जो ये होता है ना, सॉनेट्स होते हैं ना, तो वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जनरली सॉनेट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, द ऑक्टेव अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स जो कि प्रॉब्लम को बताते हैं। नेक्स्ट द सस्टेट अ स्टैंजर ऑफ 6 लाइन्स जो कि सॉल्यूशन को बताते हैं। लेकिन इन्होंने जो सॉनेट्स लिखी थी वो ट्रेडिशनल सॉनेट्स से अलग थी। इनकी जो सॉनेट्स है, तो इसमें क्या था कि 7 स्टैंजर के इन्होंने लिखे थे। तो क्या है देख लेते हैं। द हाफ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल डिवीजन ऑफ 7 लाइन्स ईच। इन द फर्स्ट सेक्शन पोएम बिगिंस विथ अ लैमेंट लॉस ऑफ ग्लोरी, एंड द सेकेंड पार्ट द पोएट होप्स दैट द ग्लोरी विल बी बैक। तो जनरली इस जो पोएम है, इसमें इन्होंने 7 स्टैंजर, 2 स्टैंजर रखे थे जो कि 7 लाइन्स उनमें थी। तो फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने स्टार्ट किया था कि लैमेंट से, मतलब दुख व्यक्त करते हैं। किस चीज को लेके दुख व्यक्त करते हैं कि जो इंडिया है इसने अपने ग्लोरी को खो दिया है, और ये एक मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम है या फिर सैडनेस को शो करते हैं। और सेकंड पार्ट में इन्होंने एक आशा जगाई है, मतलब इसी के सॉल्यूशन को बताते एक आशा जगाई है कि फिर से ये जो ग्लोरी है इंडिया की, तो ये वापस आएगी। तो एक होप, एक आशा इन्होंने जताया है सेकंड स्टैंजर में। तो अब देख लेते हैं कि दोनों स्टैंजर में किस तरीके से, अभी जो मैंने कहा है, तो ये दोनों स्टैंजर में किस तरीके से हम लोग इसको लेंगे। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं पोएम। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें। द पोएट प्रेजेंट्स हाफ एज अ सिंबल फॉर द इंडियन पोएट्स हु वर सफर्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। और इस पोएम में इन्होंने ये भी प्रेजेंट किया है हाफ्स, मतलब ये जो इसमें ये टाइटल जो है ये हाफ्स है, यानी बीना को बोला जाता है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। ये जो नेम है यहाँ पर हम लोग देखा, द हाफ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें हाफ को लिया, प्रेजेंट किया है इन्होंने एज अ सिंबल इंडियन पोएट्स को लेके, जो कि ब्रिटिश रूल में बहुत ज्यादा सफर्ड किए, यानी
उनकी जो धरोहर थी, उनकी जो राइटिंग थी, उसको पूरी तरह तरीके से ब्रिटिशर्स लोग दबा दिए, है ना। ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने पूरी तरीके से इनके राइटिंग स्किल्स को, है ना, जो धरोहर थी हमारे भारतवर्ष की, तो पूरी तरीके से उसे मिट्टी में मिला दिया, पूरी तरीके से उसे खत्म कर दिया। तो उसी चीज को दुख प्रकट करते हुए ये जो पोएट हैं, तो ये अपने जो मनोभाव हैं यहाँ पर पूरी तरीके से व्यक्त करते हैं। ये इंडिया को अपने मातृभूमि मानते थे, तो अपने मातृभूमि के प्रति दुख व्यक्त करते हैं कि आज जो ब्रिटिशर्स हैं, ये इतना हावी हो चुके हैं इनके ऊपर कि जो हमारी संस्कृति है ना, जो हमारी पुरानी कल्चर है, जो मतलब पुरानी जो रीति रिवाजें हैं, तो सबको बिल्कुल पूरी तरीके से आर्ट कल्चर जो है ना, तो पूरी तरीके से एकदम मिट्टी में मिला के रख दिए हैं ब्रिटिशर्स लोग। तो उनको फिर से मतलब ये एक तरीके से सैड भी प्रकट करते हैं और एक आशा भी जताते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में फिर से वो जो ग्लोरी है वो आप वापस आ जाए। तो यही थीम है इस पोयम की। तो अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यही है हाफ। ये पुराने समय में बहुत ज्यादा मेलोडी, इसकी जो आवाज हो मतलब हुआ करती थी, और बहुत ज्यादा ये उस समय बजाई जाती थी। तो अब स्टार्ट करते हैं पोयम। Why hangst thou lonely on yon withered bough? तो सबसे पहले जो पोएट हैं, तो ये मतलब मतलब इसको टारगेट करके, यानी जो हार्प है, इसको टारगेट करके बोलते हैं कि तुम इस तरीके से बिल्कुल अकेले हो गए हो और बिल्कुल लटके हुए हो एक सूखे डाली पे। बो यानी होता है मेन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, है ना। ये ट्री के डाल में तुम बिल्कुल एकदम मुरझाए हुए से, यानी विथर्ड यानी होता है मुरझाया हुआ, ड्राई या लॉस ऑफ मॉइस्चर, तो बिल्कुल सूखे तुम डाल पे लटके हुए हो, अकेले मतलब अकेले। लॉनली यानी होता है अकेले। तो बोल रहा है कि तुम इस तरह से अकेले लटके हुए हो, है ना, एक वृक्ष के सूखे डाल पे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अनस्ट्रंग फॉर एवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। तो अनस्ट्रंग मतलब क्या होता है ना, कि वो जो तार होती है ना, इसके जो तार हैं, तो उन्हें अब बजाया नहीं जाता और ना ही कभी बजाया जाएगा, क्योंकि तुम्हें, और ना ही तुम्हें याद किया जाएगा और ना ही तुम्हें बजाया जाएगा। तुम बस इसी तरह से अकेले इसी पेड़ पे लटके रहो। तो यहाँ पर ये जो ये एक तरीके से मतलब मेटाफर है ना। ये जो इसमें मेटाफर यूज किया गया है, तो इसमें ये बोलना चाहते हैं जो पोएट्स हैं कि ये इंडियन जो कल्चर है, इंडियन जो पोएट हैं, तो उन्हें बोलना चाहते हैं कि उनकी जो लिखी हुई जो मतलब पोएट्री है, तो उनको अब कोई नहीं देखता। उन्हें बस एक तरीके से मतलब बिल्कुल अलग कर दिया गया है सोसाइटी से, और वो बिल्कुल अलग टंगे हुए हैं, है ना। पेड़, सूखे पेड़ पे मुरझाए हुए से टंगे हुए हैं। अब उनके तार को कोई भी नहीं बजाता। Thy music once was sweet, who hears it now? है ना। कभी ये जो इनका जो म्यूजिक हुआ करता था, ये बहुत ज्यादा स्वीट हुआ करता था, लेकिन अब इन्हें कौन सुनता है? अब इन्हें कोई नहीं सुनता। एक टाइम में इनकी जो म्यूजिक थी, इसमें से जो आवाजें आती थी, वो बहुत ज्यादा स्वीट होती थी, लेकिन अब इन्हें कोई नहीं सुनता। मतलब इसमें क्या है ना, कि इंडियन कल्चर को जो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसी चीज को इसमें बिल्कुल जो पोएट हैं, वो उसी चीज को बताना चाहते हैं इन लाइंस में, है ना। Why doth the breeze shine over thee in vain? अब बता रहे हैं कि इनमें से जो हवाएं जो पास हो रही है ना, बिल्कुल जो बह रही है, ब्रीज यानी जेंटल एयर, जो बिल्कुल धीरे धीरे हवाएं, सॉफ्ट हवाएं जो बहती हैं, तो इनके पास से जो पार भी हो रही है, फिर भी इसमें से, इनके तारों में से किसी भी तरह की आवाज नहीं हो रही है, किसी भी तरह का साउंड क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से व्यर्थ है, यानी पूरा बर्बाद है। मतलब इसमें किसी भी तरह की जो आवाज है वो नहीं हो रही है। हवा पार भी हो रही है, फिर भी इसमें से किसी भी तरह की आवाज नहीं आ रही है। साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर पेटल चेंज। तो अब बिल्कुल साइलेंस यानी बिल्कुल
खामोशी छा गई है, और इन खामोशियों ने इन्हें बिल्कुल जकड़ जकड़ रखता है। जो घातक जो खामोशी होती है ना, बिल्कुल खामोश हो जाना, तो बिल्कुल इसे जंजीरों में जकड़ के रखी है खामोशी ने। मतलब ये किसी भी तरह का हरकत नहीं कर पा रही है, मतलब किसी भी तरह से इसमें से न आवाज आ रही है, न कुछ भी हरकत नहीं हो पा रही है। नेग्लेक्टेड, म्यूट एंड डेजोलेट आर्ट दाउ। इसे नेग्लेक्ट कर दिया गया है, बिल्कुल खामोश कर दिया गया है, और डेजोलेट, डेजोलेट यानी बिल्कुल अकेला कर दिया गया है तुम्हें आर्ट से, यानी आर्ट से, कल्चर से बिल्कुल तुम्हें हटा दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, खामोश कर दिया गया है, अकेला कर दिया गया है। लाइक ruined मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन। जिस तरीके से एक डेजर्ट यानी मरुभूमि में, मरुस्थल में एक मॉन्यूमेंट हो, रुइन मॉन्यूमेंट यानी बिल्कुल जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो, पूरी तरीके से जिसे बर्बाद कर दिया गया हो, तो वो एक सूखे डेजर्ट में यानी एक मरुभूमि में, मरुभूमि के प्लेन में जिस तरीके से है, उसी तरीके से तुम हो, है ना। तो ये इस तरीके से इसके साथ कंपेयर किया गया है। तो इसमें क्या है, ये जो लास्ट लाइन है ना, इसमें लाइक रूइन मॉन्यूमेंट ऑन डिजर्ट प्लेन, सो सिमिली इज यूज्ड इन द लाइन कंपेयरिंग पोइट्री टू अ मॉन्यूमेंट दैट इज नाउ इन ruins। तो इसमें पूरी तरीके से सिमिली है, तो जिसको कंपेयर किया गया है मॉन्यूमेंट को, मतलब मॉन्यूमेंट को कंपेयर किया गया है पोएट्स के साथ, मतलब हार्प के साथ कंपेयर किया गया है, पोइट्री के साथ, है ना। मतलब पोइट्री से इसको हार्प को मतलब कम ये किया गया है और रिलेट किया गया है, और जो पोइट्री को उसको ये पोइट्री को मॉन्यूमेंट के साथ कंपेयर किया गया है, कि जिस तरह से पोइट्री को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया गया है इंडियन पोइट्री को, जैसे कि मॉन्यूमेंट डिजर्व में, मतलब मॉन्यूमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे इस मतलब स्मारक होते हैं ना, बड़े बड़े जो स्मारक होते हैं, तो स्मारक को मतलब जिस तरह से रेगिस्तान में बिल्कुल रुइंड यानी बिल्कुल बर्बाद पड़ा हुआ है, उसी तरीके से इंडियन पोइट्री। तो अब नेक्स्ट स्टैंजर देख लेते हैं क्या है। ओ मैनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन। अब इसमें जो है ना, मैनी अ हैंड, हैंड लिया गया है पोएट से, तो ये इसमें जो पोएट है वो बोल रहे हैं कि इससे पहले भी बहुत महान पोएट, मुझसे भी अच्छे पोएट इस मतलब दुनिया में आए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वंस दाई हारमोनियस कोड्स टू स्वीटनेस गैप। वो मतलब उनका कहना है कि वंस दाई, एक समय ऐसा था कि जब इन पोएट को और इनके जो भी म्यूजिक है, इन्हें मतलब जो पोएट है और जो म्यूजिशियन है, इनके म्यूजिक को बिल्कुल मेलोडियसली सुना जाता था और बहुत ही स्वीटनेस होती थी। And many a worth for them did fame and wine, of flower still blooming on the minstrel's grave। और उनके जो वर्थ थे, उनके जो राइटिंग वर्क्स थे कवि के, तो आज भी उन्हें फेम किया जाता है, आज भी उन्हें भूला नहीं गया है। तो ये वाला जो स्टैंजर है ना, इसमें एक तरीके से एक होप को बताया गया है, एक आशा को बताया गया है। तो इसमें ये आशा बताया गया है कि आज भी उन्हें याद किया जाता है, उनके वर्क्स को आज भी याद किया जाता है। जिस तरीके से जो फूल होते हैं ना उनके कवर में, यानी मेंस्ट्रेल्स ग्रेव मीन्स होता है कि एक जो सिंगर बोला जाता है, म्यूजिशियन या फिर पोएट इन द मिडिल एज। तो जो भी सिंगर हुआ करते थे, म्यूजिशियन हुआ करते थे, या फिर पोएट ये हुआ करते थे मिडिल एज के, तो उन्हें आज भी याद किया जाता है। उस तरीके से व्यर्थ यानी क्या है, अ सर्किल ऑफ फ्लावर गिव टू द फैमिली ऑफ समबडी हु हैज डाइड। तो उनके ऊपर जो फूल, जो मालाएं चढ़ाई गई है, तो आज तक वो क्या है, उनमें मतलब फूल खिलते हैं। वो इस चीज के सिंबल को बताते हैं कि आज भी जो पोएट्स हैं, तो वो हमारे बीच जिंदा हैं, है ना। आज भी जो पोएट्स हैं वो हमारे बीच, भले आज वो नहीं है, दोज हैंड्स आर कोल्ड, यानी भले वो आज जिंदा नहीं है, है ना, दे आर डाइड, वो मर चुके हैं, है ना।
तो आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो मतलब उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कल्चर है आज भी जिंदा है। जिस तरीके से उनके कबर में फूल खिलते हैं तो आज भी जिंदा है। बट इफ दाई नोट्स डिवाइन, जो उनके जो नोट्स है, उनकी जो दिव्य जो लेखन शैली है, तो आज भी वो सारी चीजें जिंदा है हम लोगों के बीच। और उनके फेम को, है ना, उनके जो भी सक्सेस को, उसको कोई भी नहीं हटा सकता, ना ही कोई मिटा सकता है। मे बी बाय मॉर्टल वैकेंट वंस अगेन, शायद वो फिर से एक बार फिर से वो हमारे बीच जो है, उनकी जो भी लेखन शैली है या फिर भविष्य के जो भी पोएट हैं, तो फिर से वो चीज ले आए, फिर से वो सारी चीजें जो कि इंडिया के पोएट थे, तो फिर से वो सारी चीजें मतलब आ जाए। तो ये सारे चीजों को लेके वो बात करते हैं कि जो मतलब एक आशा जगाते हैं कि वो सारी चीजें फिर से वापस आ जाएंगी। जो इंडियन कल्चर है ना, जो इंडियन पोइट्री है, जो म्यूजिशियन है, जो सिंगर्स हैं, तो वो सारी चीजें फिर से वापस आ जाएगी। हाफ ऑफ माई कंट्री, लेट मी स्ट्राइक एंड स्ट्रेन। और इसमें उन्होंने कहा है कि हाफ ऑफ माई कंट्री, मतलब वो अपने कंट्री से कितना प्यार करते हैं। जो माई कंट्री जो वर्ड इन्होंने लिखा है, इसी से उनकी देशभक्ति बिल्कुल मतलब पता चलती है कि वो कितने मतलब भारतवर्ष को कितना ज्यादा वो दिल से मतलब चाहते थे, या फिर उसके ऊपर जो भी हो रहा था उस समय उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने ये पोइट्री लिखी है, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडियन कल्चर पूरी तरीके से खत्म हो रही है। अब वो बोल रहे हैं, लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, मुझे फिर से एक बार इस इन तारों को, ये जो हार्फ है, इन तारों को मुझे बजाने दो, इन्हें मुझे फिर से बजाने दो, इन्हें मुझे फिर से जिंदा करने दो। मतलब कहना इनका ये है कि ये इन्होंने लेट मी यहाँ पर तो लिखा है, लेकिन ये इसी चीज को सबको संदेश देना चाहते हैं कि फिर से जो इंडियन कल्चर है, तो इन्हें हमें जगाना चाहिए। और फिर से इन्हें ये जो मतलब ब्रिटिश कल्चर है, तो इनके बीच जो दब गई है ना, तो फिर से इन्हें उभारना चाहिए, जो भी इंडियन कल्चर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इनके जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी विथ एमसीक्यू। और समरी भी, इसका मैं एक शॉर्ट समरी भी मतलब उसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।